चलिए, स्वागत है आपका आज की क्लास में मनी एंड क्रेडिट। मुद्रा एवं साख, हिंदी में बोले तो मुद्रा एवं साख। समझ में आए वैसा हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, डीप नहीं जाएंगे, नोट्स बेसिकली डिस्कस करेंगे। और नोट्स जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर है। अदर देन दैट, अगर इसके अलावा भी मैं बताऊं तो यूपीएससी के सिलेबस में भी बहुत अहम रोल प्ले करता है जब आप इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, क्योंकि वहां पर सेम सब्जेक्ट्स हैं। कई बार बच्चों को बताता हूं मैं कि आप 9th 10th 11th 12th के एसएसटी जिस बच्चे को अच्छे से आती है तो ही उस बच्चे को आगे यूपीएससी की तैयारी करने का बेनिफिट है, क्योंकि वहां भी टीचर जाते हैं सबसे पहले ही पूछने वाले होते हैं। बहुत सारे टीचर, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमने जब ट्राई करा था तो टीचर ने सबसे पहले बोला 9th to 12th सारी एसएसटी की बुक्स जितनी भी हैं आपकी टेबल पे होनी चाहिए। अगर आपको वो नहीं आती ना तो फिर आप क्या ही पढ़ोगे। इतना फर्क है, इधर हम थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं, वहां इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके पढ़ाया जाता है, मतलब बढ़ा चढ़ा करके पढ़ाई होगी, ज्यादा बड़े क्वेश्चन आते हैं। हमारे यहाँ पे आपको पता है कि 80 नंबर का पेपर आना है, 4 बुक्स हैं, तो एक चैप्टर के हिस्से में बहुत कम आना है। उधर ऐसा नहीं है, उधर ये टॉपिक है गुड इवनिंग, और इस टॉपिक में से बहुत नंबर्स का आना है, तो इस टॉपिक को हम बहुत बढ़ा चढ़ा करके ऑब्वियस सी बात है ना समझाया जाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट आता है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला पॉइंट है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, माने लेन देन के लिए पैसा जो है वो कैसे जरूरी है। तो मनी इज रेफर्ड टू एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट सर्व्स एज एन इंटरमीडियरी इन द एक्सचेंज प्रोसेस। कैसे जरूरी है? कहता है कि मनी जो है वो इसलिए इसका मीडियम बन पाया क्योंकि पैसा रोल प्ले करता है। किसका रोल प्ले करता है? एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है, बिचौलिए का। कैसे? मतलब मेरे पास पैसा है, आपके पास कोई चीज है, तो हम दोनों की जो कॉमन रिक्वायरमेंट है, दोनों के पास जो कॉमन चीज है, ये जो हमारी कॉमन जरूरत है, जब तक देखो पहले के जमाने में क्या था, बार्टर सिस्टम था। अब उसमें क्या, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास एक चीज है, इसके पास एक चीज है। अभी पैसे में तो क्या है, आपको पैसा चाहिए, मुझे चीज चाहिए, अब उस पैसे से आप किसी भी चीज को परचेज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, वो पैसा सबकी नीड है, पैसा आज की तारीख में सबकी नीड है। मैं नौकरी करके पैसा कमाता हूं, दुकानदार दुकान पे सामान बेच के पैसा कमाता है, तो हम दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है, वो पैसा है। उसको भी पैसा चाहिए और मुझे जहां से मैं काम करता हूं वहां से भी पैसा चाहिए। तो पैसा दोनों के बीच में क्या है, मीडिएटर है। माने धन जो है, पैसा जो है, रुपए पैसे जो है, वो दोनों की जरूरत है, और दोनों की जरूरत है तो दोनों की जरूरत एक पॉइंट पे आकर के मैच करेंगी और वहां से हमारा काम बन जाएगा। इसीलिए पैसे को ही एक्सचेंज का सबसे बड़ा मीडियम माना जाता है। अगर देखो इसके अलावा भी बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा गेहूं है, इनमें से किसी के पास बहुत सारे चावल हैं, हमें चावल चाहिए हैं, इनको गेहूं चाहिए हैं, उनको भी एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन हर जगह पे आप गेहूं के बदले सामान लेने जाओ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हर जगह क्या चीज चल सकती है? पैसा। पैसे के बदले चावल भी ले सकते हो, सब्जी भी ले सकते हो, दाल भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप पुराने जमाने में जाऊं जहां पे पैसा एक्सचेंज का मीडियम नहीं था, वहां चीजें ही एक्सचेंज होती थी। मैं जूते बनाता हूं, आप चप्पल बनाते हो, आपको जूता चाहिए, मुझे चप्पल चाहिए। अगर आपको जूता चाहिए उसी टाइम मुझे चप्पल भी चाहिए तो काम बन गया। अगर आपको जूते चाहिए पर मुझे चप्पल नहीं चाहिए तो काम रुक गया, एक्सचेंज ही नहीं होगा। तो बाद में डिसाइड क्या हुआ कि पैसा ही बीच में जो है वो रखना चाहिए, ताकि सभी एक दूसरे के साथ उसको शेयर कर सके। सबकी जेब में चलता है, सबकी वो उतनी जरूरत होती है। 500 का नोट इसके पास है, मेरे पास है, कितने में चलेगा? 500 में चलेगा, जबकि चीजों की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। तो पैसा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, पैसा बीच में मीडिएटर का काम करता है, इसलिए जो एक्सचेंज का मीडियम है सबसे जरूरी पैसा इन्होंने माना है। ए पर्सन हु हैज मनी कैन रेडिली स्वैप इट फॉर वट एवर कमोडिटी और सर्विस ही और सी डिजायर। कहता है अब पैसे से, विद मनी यू कैन गेट वट एवर यू डिजायर। तो पैसे से आप, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, पैसे से आप जो चाहते हैं, जो आपकी जरूरत है, उस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। हाँ या ना? आपको एजुकेशन चाहिए, आप पैसा भर के शिक्षा ले सकते हैं। आपको इलाज कराना है, आप पैसा भर के इलाज करा सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी कपास होती है खेत में, तो मुझे इलाज कराना है, 2 लाख रुपए खर्चा आ गया,
तो क्या मैं एक ट्रॉली भर के कपास थोड़ा लेके जाऊंगा हॉस्पिटल में? ये लो जी, एक ट्रॉली भर के कपास रख लो आप। या हमारे पास बहुत सारे गन्ने हैं और मुझे कहीं पे कोचिंग लेनी है किसी क्लास की, और उन्होंने कोचिंग वालों ने मांगा 1 लाख रुपए, तो मैं ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ने बहुत सारे लेके पहुंच गया, लो साहब ये गन्ने रख लो और कोचिंग दे दो। ऐसा तो नहीं होगा। तो पैसा वो चीज है जिसकी हेल्प से आप जो चाहिए वो खरीद सकते हो या आप उस चीज को हासिल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो सिस्टम मैंने आपको बताया जिसको बार्टर सिस्टम कहते थे, जिसमें चीजों का अदला बदली उसको जो है वो बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली, उसके बारे में क्या मानना है कि उसमें डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, उसकी जरूरत और मेरी जरूरत क्या करनी चाहिए? मैच करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मैच करनी चाहिए। अदरवाइज आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन पैसे से काम चल सकता है, भले ही उसको जरूरत है नहीं है, अब हमने उसको चप्पल के बदले पैसे दिए हैं, अब उस पैसे से वो जो चाहे खरीद सकते हैं। ऐसे हम भी अपने पैसे जो चाहे वो खरीद सकते हैं। ठीक है, कन्फर्म होगी बात? अब पैसे का बेटा हर दौर में, हर समय में पैसे ना अलग अलग रूप में चले हैं। हिंदी वाली बुक साथ में रख, कोई कोई पॉइंट इसमें आएगा। हर दौर में पैसे जो है वो अलग अलग रूप में आपने देखे होंगे। अच्छा, क्या लगता है आज से 1000 साल पहले जैसे नोट आज छपते गांधी जी वाले वैसे ही होते होंगे? नहीं होते होंगे। वहां उस जमाने में किसी एक पर्टिकुलर मेटल के सिक्के बना दिए गए होंगे। तांबे के सिक्के कितनी वैल्यू है, चांदी के सिक्के कितनी वैल्यू है, गोल्ड कॉइन कितनी वैल्यू है ना? तो यही चलता होगा। अगला हमारा इसमें पॉइंट क्या आता है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, आज के जमाने में पैसे का क्या फॉर्म है? ठीक है, कहते हैं इंडियन यूटिलाइज व्हीट एंड लाइव स्टॉक एज करेंसी इन द पास्ट। जैसे मैंने बताया, पुराने जमाने में कई सारी चीजों को ही डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर, हम लोग इंडियंस में खासतौर पे गेहूं वगैरह को इस्तेमाल हम लोग करते थे चीजों के लेन देन में। जैसे हमारे पास, जैसे मैंने बचपन में देखा है, मम्मी जब सब्जी लेती थी तो सब्जी वाले को गेहूं दे देती थी, और कोई कोई सब्जी कैसे होती थी, वो गेहूं के बराबर होती थी। जितने गेहूं तराजू के एक पलड़े में, उधर उतनी सब्जी। कोई कोई सब्जी आधो आध होती थी, मतलब 1 किलो गेहूं देंगे तो सब्जी आधी किलो मिलेगी। कोई कोई सब्जी डबल भी होती थी, हमने 1 किलो गेहूं दिए, बदले में सब्जी 2 किलो मिल गई। तो वो भी एक तरीका था। लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न, तो मॉडर्न से पहले थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। तो हमारे देश में गेहूं और दूसरी कमोडिटीज को यूटिलाइज करते थे लोग एक्सचेंज करने के लिए चीजों को। फॉलोइंग दैट केम द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइनेज सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। जैसे मैंने बताया, धीरे धीरे ट्रेंड बदला। जब पैसों की शुरुआत हुई तो उस जमाने में नोट छापने की मशीन तो नहीं थी। क्या किया जाए, तो मेटल्स के कॉइन्स का चलन शुरू हुआ। जैसे कॉपर के कॉइन, सिल्वर के कॉइन, गोल्ड के कॉइन। तो सिल्वर वाले की वैल्यू, गोल्ड वाले की वैल्यू। अब तो आजकल तो नोट की वैल्यू होती है 500 का, 100 का, इतने का। तब सिक्कों के हिसाब से मेटल कोई कितनी कीमती है उसके हिसाब से हम लोग तय करते थे। विच लास्टेड वेल इनटू 20th सेंचुरी, करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आर नाउ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। लेकिन आज धीरे धीरे समय बदला, आज की डेट में चीजें बदली, तो फिर क्या निकल करके आया? पेपर नोट भी देखते हो आप, कागज का नोट, 100 का, 50 का, 500 का, 1-1 रुपए के भी आते थे, 2-2 रुपए के भी आते थे। अब वो तो पैसे की वैल्यू कम हो रही है तो फिर वो घट गई। अदरवाइज 1-2 रुपए का नोट भी देखना एक बार बाहर, इसको बाहर भगा के, ठीक है। द करेंट काइंड ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट आर इनएक्सट्रिकेबली रिलेटेड टू मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम्स ऑपरेशन। और आजकल तो पैसा बिना करेंसी के फॉर्म में आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, बैंक में पड़ा हुआ पैसा है, आपके पास है नहीं वो, लेकिन आपके पास है, तो ये भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, किसी के पास डेबिट कार्ड है, उससे कोई पूछता है कि आपके पास पैसे हैं जेब में, जेब खाली है, एक डेबिट कार्ड है उसके अंदर, अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो उस कार्ड को आदमी क्या कह सकता है? मेरे पास कितने रुपए का नोट है? ये 1 लाख रुपए का। मतलब ये डेबिट कार्ड कितने में चल सकता है? अभी 1 लाख में। इस डेबिट कार्ड से कितने रुपए का सामान ले सकता हूँ? 1 लाख रुपए का, है ना? तो दीज आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। इसके अंदर आप कई सारी चीजें ऐड करेंगे, चाहे वो पेपर नोट्स हैं, बैंक है आपका, बैंक डिपॉजिट है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड्स, ऑनलाइन जो मनी आप यूज कर सकते हो, ये सभी मॉडर्न फॉर्म ऑफ क्या है? मनी है, ठीक है।
डन है। कई बार क्वेश्चन आता है इसमें से कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी फॉर्म आप मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी मानेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, कई बार चीजें अगर उसमें लिखी हुई है तो चीजों को आप मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी नहीं, ऐसा नहीं चीज के बदले चीज आज नहीं आ सकती, आती है। और कई सारी कंट्री आपस में चीज के थ्रू भी लेन देन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे चावल होता है ना, इंडिया में बहुत चावल होता है। पूरी दुनिया में जितना चावल पैदा होता है उसका 40% इंडिया में ही होता है। चाइना के पास भी बहुत सारा चावल पैदा करने की क्षमता है, करते भी थे एक जमाने में, अभी नहीं करते। अभी वो चावल हमसे लेते हैं, खुद भी पैदा कर सकते हैं लेकिन हमसे लेते हैं पानी बचाने के लिए। तो हम उनको चावल देते हैं, उनसे हम कोई और चीज लेते हैं। तो चीजों के बदले भी चीजों का लेन देन हो सकता है, लेकिन चीज अगर एग्जाम में आई तो आप उसको मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी नहीं मानोगे, वो पास्ट फॉर्म ऑफ मनी है। माने चीजें आपस में अदला बदली करना वो पुराने जमाने की तकनीक है जिसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो मॉडर्न तरीका नहीं है किसी भी चीज को खरीदने और बेचने का। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब 2-3 वर्ड यहां पर निकल करके आए हैं। एक करेंसी वर्ड आता है, ध्यान से देखेंगे, मुद्रा। ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इश्यूज करेंसी नोट्स। हाँ नमस्ते बेटा। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इश्यूज करेंसी नोट्स। हमारे देश में एक संस्था है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक अगर हिंदी में बोले तो। उनके बिहाफ पे, उनके नाम पे, उनकी तरफ से भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या जारी करती है? नोट, करेंसी नोट। और सभी देशों में होता है, किसी देश में डॉलर चलता है, हमारे यहाँ पे रुपया चलता है। तो जो रुपया है वो भारत की क्या करेंसी है, उसको जारी कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके बिहाफ पे जारी करती है? आरबीआई। ये पॉइंट टू पॉइंट समझते चलो बात को। उसकी अथॉरिटी है आरबीआई के पास, लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत की सरकार की। ठीक है। तो नो अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज परमिटेड टू प्रिंट मनी। और इनके अलावा किसी और के पास ये पैसा छापने की परमिशन नहीं है। याद रखेंगे इस पॉइंट को। मुद्रा पब्लिश करने की, छापने की जो अनुमति है वो केवल किसके पास है? आरबीआई के पास। माने करेंसी नोट्स है या कॉइन से कोई भी, उसको केवल कौन पब्लिश कर सकता है? कौन छाप प्रिंट कर सकता है? आरबीआई। भारत सरकार भी उसको छापती नहीं है, आरबीआई ही सारा काम देखती है। भारत सरकार ने छापने का प्रिंटिंग प्रेस लगा भी दिया तो भी उसका मॉनिटरेशन कौन करेगा? आरबीआई करेगा। एक बार हो सकता है ना कि आरबीआई वाले कहेंगे चलो तुम प्लांट लगाओ, हम अपनी देखरेख में रखेंगे। जैसे आजकल ये तरीका चलता है कि कोई भी संस्था क्या करती है? आउटसोर्स कर लेती है। क्या कर लेती है? आउटसोर्स। व्हाइट लेबल वाली कंपनी से, दुनिया में ना ऐसी कई सारी कंपनी जो चीजें बनाती है खाने की, तेल बनाती है, हल्दी बनाती है, मिर्च बनाती है उनको, लेकिन उनका ना कोई ब्रांड नहीं है। क्या नहीं है? ब्रांड। ऐसी कंपनीज को क्या बोलते हैं? याद रखेंगे इस पॉइंट को, व्हाइट लेबल कंपनी। ऐसी कंपनी व्हाइट लेबल, मतलब उनका कोई लेबल नहीं है, उनका अपना कोई मार्का नहीं है। तो दूसरी जो चली हुई कंपनियां होती है ना, वो उनसे उस सामान को खरीद लेती हैं और उसके ऊपर अपना लेबल चिपका करके उसको बेच देती है। ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा भी मिलता है, मैन्युफैक्चर्ड बाय अलग मिलेगा और मार्केटेड बाय अलग मिलेगा। मतलब बनाया किसी और ने है और बेच कोई और रहा है। फॉर एग्जांपल स्वामी देवराम जी हैं हमारे, वो तमाम उत्पाद बना करके बेचते हैं। क्या लगता है आपको उनके इतने सारे आउटलेट हैं? नहीं है। वो ये सब चीजें आउटसोर्स करते हैं। किसी तेल बनाने जिसका कोल्लू है, अब बाबा रामदेव जी के पास क्या लगता है? उनके पास चीनी बनाने का मिल भी है? नहीं है। उनके पास तमाम तेल निकालने वाले कोल्लू भी है? नहीं है। उनके सामान तो सारे मिलते हैं उनके स्टोर पे। इतनी सारी कंपनी तो एक आदमी की नहीं हो सकती ना, कि एक आदमी दाल भी उगाए, पैक भी करे, बेचे भी, और सरसों का तेल भी बनाए, तिल का तेल भी बनाए, वही आदमी पोहा भी बनाए, वही चावल भी बनाए, वही दवाइयां भी बनाए, जड़ी बूटी भी बनाए, सब कुछ वही बनाए। ये तो बहुत टफ काम है भाई। शैम्पू भी बनाए और दूसरी भी चीजें बनाए, टूथपेस्ट भी बनाए और ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनाए, इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो कम चली हुई कंपनी है, जिनकी सामान बिकता ही नहीं है, उनके पास जाते हैं, बोलते हैं हमें बेच दो, बल्क में बेच दो, आपका मुनाफा। कैसे? उनका सामान बिक गया। अब क्योंकि जिस कंपनी का नाम नहीं होता ना, उसका सामान बिकना बड़ा मुश्किल है। आप दुकान पे जाओगे, बिना नाम वाली कोई चीज तो आप खरीदोगे ही नहीं, जिसके ऊपर बड़ा सा बढ़िया सा ब्रांड ना लिख रखा हो। कोई कोरी करके चीज रखी हो, उसके ऊपर ब्रांड ही ना हो कोई, या ठंडू मंडू वही ब्रांड लिख रखा हो, ठंडू मंडू टूथपेस्ट, आप खरीदोगे नहीं उसको, ये तो लोकल है। और उसी को बाबा रामदेव जी क्या बोलते हैं? इधर बेचो हमें, ठंडू मंडू हटाओ और दंत क्रांति चिपकाओ।
तो इस तरीके से वो उनको बेच देते हैं। और ये कोई गैर कानूनी नहीं है, ये कोई चीज गैर कानूनी नहीं है ना, कानूनी तौर पर ही ऐसा होता है, उनका एग्रीमेंट होता है और ऐसा सब लोग करते हैं, क्योंकि एक ही आदमी सब कुछ नहीं बना सकता। तो करेंसी क्या है? करेंसी किसी भी कंट्री का, वहां का जो चलने वाला पैसा है उसको वहां की करेंसी बोलते हैं। हमारे कंट्री में आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करती है करेंसी नोट्स को, ठीक है। तो सर मतलब पैसे बना रहे हैं, कुछ सोच समझ से बनाते हैं, कितने लिमिट बना रहे हैं। बेटा देखो, अभी इसके ऊपर भी आऊंगा मैं। किसी बच्चे ने क्लास में पूछा मेरे से कि सर क्यों नहीं सरकार बहुत सारा पैसा छाप देती है। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है ये कि इसकी लिमिट कैसे तय होती है कि भाई इतने पैसे आप एक साल में छाप सकते हो। अभी ये पॉइंट के बाद उसी पॉइंट पे आता हूं मैं। अगला पॉइंट आता है बेटा, ये तो मॉडर्न फॉर्म मनी है। पहला नंबर पे क्या आ गया? करेंसी। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे डिपॉजिट इन बैंक, क्योंकि हमने जो इसमें पढ़ा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो सब तो बैंक से कनेक्टेड है। बैंक में है तो वो चलेंगे, नहीं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बैंक में अगर 1 लाख है तो ही क्रेडिट कार्ड की वैल्यू 1 लाख है, अगर बैंक में 0 है तो उसकी वैल्यू भी 0 है ना। तो दूसरा है डिपॉजिट इन बैंक। तो पीपल क्या करते हैं सॉरी, पीपल माइट ऑल्सो कीप देयर मनी इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट। तो कुछ लोग करेंसी नोट तो अपने पास रखते हैं, उसके अलावा बैंक में भी कुछ पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी की जितनी आमदनी है वो सारा जेब में लेके घूमेगा, ऐसा नहीं है कि मेरी तनख्वाह मान लो 1 लाख रुपए है तो मैं कार्गो पैंट पहनता हूँ, सारी जेबों में 25,000 रुपए लेके घूमूंगा, ऐसा तो नहीं है। तो आदमी क्या करेगा, जरूरत जिसकी नहीं उतने पैसे को, बाकी को बैंक में डिपॉजिट कर देगा ताकि बुरे समय पे उसको इस्तेमाल कर ले, है ना। पीपल पुट देयर सरप्लस मनी इन द बैंक, जैसे मैंने बताया सरप्लस माने एक्स्ट्रा, याद रखेंगे, ऊपर जरूरत से ज्यादा चीज को बैंक में डिपॉजिट करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे होता है बैंक में पैसा जमा? पहले उसके लिए एक अकाउंट खोलना पड़ता है अपने नाम का। बैंक नॉट ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट बट दे ऑल्सो पे इंटरेस्ट ऑन देम। और बैंक में पैसा रखने का एक फायदा भी है। क्या फायदा है? वो ना केवल पैसे आपके सेफ रखेंगे बल्कि कुछ ब्याज, इंटरेस्ट भी आपको उसके ऊपर देंगे। जो भी आप जमा राशि वहां पे कमाएंगे कराएंगे, उसके ऊपर थोड़ा बहुत ब्याज भी बैंक वाले आपको देगा कि चलो आपने हमें इतने पैसे दिए, हम आपका पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ थोड़ा आपको मिलना चाहिए। 1% तो नहीं होता, 2.5 से 3% रहता है सेविंग पे। ये भी आगे आएगा पॉइंट कि बैंक ज्यादा ब्याज कब देता है और कम ब्याज कब देता है। जो पैसा आप इस तरीके से जमा कराएंगे जिसको आप कभी भी निकलवा सकते हैं, ये कह करके जमा कराएंगे, जो कि आपका सेविंग नॉर्मल अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है, उसके ऊपर ब्याज आपको इंटरेस्ट कम देता है, क्योंकि बैंक को पता है कि भाई ये तो कभी भी निकलवाने आएगा, तो हम तो इसके पैसे का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। पता लगे आपने 1 लाख जमा कराए और बैंक के पास कोई लोन मांगने आया और उस 1 लाख में से बैंक ने 80,000 रुपये उसको लोन, किसी को लोन दे दिया कि हाँ हमारे पास तो पैसे हैं ही, ये वो तो अभी लेने आया नहीं है, तो इसको लोन पे चढ़ा देते हैं। लोन से उनको आमदनी ज्यादा होती है, 7, 8, 10, 12% तक की होती है। उसमें से कुछ वो आपको देते हैं, कुछ अपनी तनख्वाहें बचाते हैं। लोन ही है बैंक की आमदनी का स्रोत, और तो कोई स्रोत नहीं है, ठीक है। तो आप आज जमा करा के कल आप वापिस पहुंच गए, मुझे मेरे पैसे की जरूरत है, आज घर में शादी है, प्रोग्राम है, कुछ भी है, तो आप मेरे पैसे वापस करो। तो बैंक तो आपके पैसे लोन पे दे चुका, तो बैंक कहां से देगा आपको पैसे? तो ऐसा पैसा जो आप शॉर्ट टर्म के लिए रखते हो, कभी भी निकाल सकते हो जब आपका मन किया, उसके ऊपर बैंक आपको ब्याज बहुत कम देता है, क्योंकि बैंक का बहुत ज्यादा मुनाफा उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो बैंक पैसा जमा करा सकते हैं, वो भी आपका एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। चेक आर यूज इंस्टेड ऑफ कैश टू मेक पेमेंट्स। और ऐसे में बैंक आपको क्या करता है, बार बार पैसा बैंक से आपको ना निकालना पड़े, उसके लिए आपको एक और सुविधा देता है बैंक, और वो क्या है? चेक। तो चेक भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। और ये चेक भी कैसे इस्तेमाल होता है? ये भी पैसे की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे 50,000 रुपए का नोट तो नहीं हो सकता, लेकिन 50,000 रुपए का चेक हो सकता है। 50,000 रुपए का नोट तो कभी देखा नहीं किसी ने, 1 लाख रुपए का भी देखा नहीं है। बेटा आराम से बैठ जा, है ना, बार बार तेरे हाथ भी वीडियो में आते होंगे, उछल उछल के बैठ रहा है। लेकिन 1 लाख रुपए का चेक हो सकता है। मुझे मान लो इस किसी को पेमेंट करनी 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए या तो मैं लेके आऊं बैंक से, 500 के नोट लेके आऊं, बहुत नोट आएंगे, उसके बदले बैंक क्या एक और स्कीम देता है, ये भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। चेक द्वारा पेमेंट आप कर सकते हो कि मुझे बैंक बोलेगा ये लो अपनी चेक बुक, जब भी किसी को पैसे देने हो इसमें भर के दे देना, अपने साइन कर देना, और वो आदमी जब बैंक के पास जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि ये पैसा आप इसको देना चाह रहे हो, क्योंकि इसमें आपका खाता नंबर है, आपके इसमें हस्ताक्षर है। तो ये भी चेक भी क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, ठीक है। बेटा फेक कैसे करेगा? देखो उसके पूरा चेक होता है जो
वो आपको बैंक इश्यू करता है, आपके नाम से इश्यू करता है, आप उसके अंदर भरते हो कि मैं इस आदमी को इतने पैसे दे रहा हूँ, आप यहाँ पे साइन करते हो, डेट लिखते हो, इसके पीछे भी साइन करते हो, जो कि एक क्रॉस सिग्नेचर का मतलब होता है, क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाती है कि यहाँ भी सेम सिग्नेचर है। सर मान लो वो भी डिजिटली भर दी, साइन भी मार दी, नहीं वो चेक करते हैं, वो जब आप जमा कराते हो ना वो तब चेक नहीं करते, और चेक की पेमेंट उसी टाइम थोड़ा ना होती है। मतलब हमने लिए पैसे गहला दे देते होंगे भी नहीं, चेक से पैसे ऐसे नहीं मिलते। चेक से पैसे जब मिलते हैं सबसे पहले वो चेक आप उनके ड्राफ्ट बॉक्स में डाल देते हो, फिर वहां से वो चेक निकलता है, फिर वो चेक को भुनने में कई घंटे लगते हैं, उस चेक को स्टडी किया जाता है जिस समय आप जमा कराते हो ना कागज के साथ स्लिप बना करके, वो उसका तो क्योंकि वहां जो इंसान बैठा वो थोड़ा पैसे देगा, उसका काम तो खाली उसको जमा कराना है, वो उसको जमा करेगा, एक बॉक्स रखा रहता है, शाम को निकालेंगे उसको, वो उसको जिसके अकाउंट से पैसे कटने हैं उसके अकाउंट से मैच करेंगे डिटेल्स को, उसके साइन भी डिजिटली मैच करेंगे। अगर पेमेंट ज्यादा की है तो फोन करके ही पूछेंगे। फॉर एग्जांपल एक बार मैंने कुछ खरीदा था तो लगभग 4-5 लाख की पेमेंट हुई थी चेक से, तो बैंक का फोन भी आता है, साहब आपके अकाउंट में किसी आदमी ने इतने पैसे की डिमांड करी है और चेक आपका है, ये पैसे उसको देने के नहीं देने हैं, वो कंफर्मेशन भी लेते हैं, अचानक से काम नहीं करते हैं। ठीक है, जिसको आप कह रहे हो ना हाथों हाथ मिलता है, दैट इज डिमांड ड्राफ्ट, वो कम पैसे का होता है, 700-500 रुपए का है। हमें कहीं से सिक्योरिटी मिलनी थी 750 रुपए की, 750 रुपए के लिए आदमी, और वो किसी कंपनी का होता है। जैसे मान लीजिए हमारे कॉलेज ने हमें जब हम पास आउट हुए तो 700-750 रुपए 2000 की सिक्योरिटी दे दी कि आपने एडमिशन टाइम पे जमा कराए थे, आपने सारा काम अच्छे से किया, लाइब्रेरी की बुक समय पे जमा कराई, तो ये 1000 रुपए आपको दे रहे हैं कैंपस वाले। वो 1000 रुपए के लिए कितना चेक होगा? दूसरा वो किसी सरकारी संस्था का चेक है तो उसमें फ्रॉड होने के चांस नहीं है, वो आपको हाथों हाथ मिल सकते हैं। अदरवाइज आपको किसी अकाउंट से पैसे लेने हैं तो उसके लिए बैंक वाले समय लेंगे। तो ये था हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में। पहले नंबर पे क्या आता है, क्या पढ़ा मैंने? करेंसी। दूसरे नंबर पे बैंक का डिपॉजिट और तीसरे नंबर पे चेक। ठीक है, बैंक डिपॉजिट में आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, फोन पे सब आएगा, क्योंकि वो सभी कैसे काम करेंगे जब आपके बैंक में पैसा होगा। बैंक में पैसा नहीं तो पेटीएम भी किसी काम का नहीं है। समझ रहे हो इस बात को, है ना? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, और कल की क्लास में फिर कुछ पढ़ेंगे लोन एक्टिविटीज के बारे में।